हेलो स्टूडेंट्स। आज के क्लास में हम लोग क्लास 11th के बेसिक केमिस्ट्री के बारे में आपको बताएंगे। ध्यान रखना है कि क्लास 11th का जो बेसिक केमिस्ट्री है आपका इसके बारे में हम लोग को ध्यान रखना है। तो बेसिक केमिस्ट्री में ध्यान रखना है, पहले हम लोग क्लास 9 10th के कुछ इंपॉर्टेंट जो बातें हैं उन बातों को पहले हम लोग देखते हैं। क्लास 9th और 10th में कुछ हम लोग को इंपॉर्टेंट बातें हैं, उन इंपॉर्टेंट बातों को पहले हम लोग देखेंगे। उसके बाद तब हम लोग 11th का केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। ध्यान रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो केमिस्ट्री में स्टार्टिंग में सबसे पहले हमको क्या चाहिए, तो सबसे पहले बेसिक केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ेंगे एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास। जो एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्स का आपको कम से कम 1 से लेकर 30 तक का एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास जो है वो आपको याद होना चाहिए। 1 से लेकर 30 तक का एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास आपको याद होना चाहिए, जिसको मैंने बोर्ड पर लिख दिया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे आप देखिएगा तो मैंने बोर्ड पर यहाँ पर इधर साइड में हमने एटॉमिक नंबर लिखा है, ये आपका एलिमेंट हो गया और ये हो गया उसका एटॉमिक मास। ये हो गया एटॉमिक नंबर, ये हो गया एलिमेंट, ये उसका सिंबल और ये हो गया उसका एटॉमिक मास, यानी परमाणु संख्या, तत्व, सिंबल और ये हो गया परमाणु द्रव्यमान। ठीक है, तो 1 से लेकर 30 तक का हम लोग को ज्यादा यूज में आता है। ठीक है, 1 से लेकर 30 तक का हम लोग को परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान ज्यादा यूज में आता है, तो इसलिए मैंने 1 से लेकर 30 तक का परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान जो है वो आपको यहाँ पर लिख दिया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 है, नहीं परमाणु द्रव्यमान कितना है 1 है। परमाणु संख्या हीलियम का 2 है और परमाणु द्रव्यमान कितना है 4 है। लिथियम का परमाणु संख्या कितना है, तो परमाणु संख्या 3 है और लिथियम का परमाणु द्रव्यमान कितना है 7 है। ठीक है, तो इस तरह से मैंने सभी एलिमेंट का देखिएगा आप, तो 1 से लेकर 30 तक का मैंने लिख दिया है। कुछ 35 और 47 का भी लिखा हुआ है, इनका यूज में हम लोग को आता है। तो सबसे पहला काम ये है हम लोग को, अगर केमिस्ट्री हम लोग को ठीक करना है तो सबसे पहला काम ये है कि हम लोग छोटी छोटी बातों को पहले इकट्ठा कर लें, नहीं सभी बातों को पहले हम लोग याद कर लें। तो याद कर लेंगे तो हम लोग को आसानी ज्यादा होगा। ठीक है, तो पहला काम आप क्या करेंगे कि 1 to 30, 1 से लेकर 30 तक का ये जो मैंने आपको लिखा हुआ है 1 to 30 एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास, ये आपको याद कर लेना है। ध्यान रखना है 1 to 30 एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास ये आपको याद कर लेना है, नहीं ताकि आपको आगे कहीं दिक्कत नहीं हो। बहुत ज़्यादा हम लोग का इसका यूज आता है, एटॉमिक और एटॉमिक मास का बहुत ज़्यादा यूज आता है। बहुत सारे न्यूमेरिकल हैं जो एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास के बिना नहीं बनेंगे, तो इन चीज़ों को आपको याद कर लेना है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखा जाए दूसरा हम लोग देखें यहाँ पर, तो हम लोग क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर हम लोग को लिखा हुआ है एटम। एटम का मतलब परमाणु, यहाँ लिखा हुआ है एटम। एटम का मतलब क्या होता है परमाणु। यहाँ मैंने परमाणु का एक फोटो बनाया है, बीच में आपका क्या है नाभिक है और बाहर में आपका क्या है, नाभिक के बाहर क्या रहता है कक्ष रहता है। ठीक है, यहाँ से हम लोग अगर ध्यान दें, देखो तो यहाँ से अगर हम लोग ध्यान दें तो कक्ष, कक्ष में क्या रहता है भाई, तो सभी बच्चे जानते हैं कि कक्ष में क्या रहता है, तो कक्ष में इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। ध्यान रखना है। नाभिक में कौन रहते हैं, तो ये भी सभी बच्चे जानते हैं कि नाभिक में आपके न्यूट्रॉन्स और प्लस प्रोटॉन रहते हैं। ध्यान रखना है, तो ये भी सब बच्चे जानते हैं कि आपका जो कक्ष होता है, इस कक्ष में क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और जो नाभिक होता है, नाभिक में आपके क्या होते हैं भाई, तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। ध्यान रखना है, ठीक। तो ये परमाणु का सिंपल सा फोटो है जो मैंने आपको दिखाया कि परमाणु में नाभिक होता है, नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं और कक्ष में क्या होते हैं भाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये हम लोग को बताया गया। अब हम लोग को यहाँ पे देखा जाए अगला पॉइंट, तो यहाँ लिखा हुआ है कि किसी भी परमाणु में, अगर कोई भी परमाणु आपको दिया हुआ है तो किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्या समान होती है। किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्या क्या होती है, समान होती है। वही यहाँ लिखा हुआ है, देख लो, किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन्स तथा प्रोटॉन्स की संख्या समान होती है। ठीक है, तो आप बहुत पहले से जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो होता है उस पर ऋण आवेश होता है, प्रोटॉन जो होता है उस पर धन आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन पर होता है ऋण आवेश और प्रोटॉन पर होता है धन आवेश। तो अगर किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या बराबर है, इसका मतलब हुआ कि धन आवेश की संख्या और ऋण आवेश की संख्या क्या है, समान है। परमाणु के अंदर जितना धन आवेश है उतना ही क्या है, ऋण आवेश है। तो अगर धन आवेश और ऋण आवेश की संख्या समान होगी तो परमाणु क्या होगा, उदासीन होगा, यानी उस पर नेट आवेश क्या होगा भाई, तो जीरो होगा। ध्यान रखना है। तो वही बात मैंने यहाँ लिखा है, फिर से हम पढ़ते हैं। लिखा हुआ है किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन्स तथा प्रोटॉन्स की संख्या समान होती है, अर्थात धन आवेश की संख्या ऋण आवेश के बराबर होती है। इसी कारण से परमाणु उदासीन होते हैं।
यानी आपसे कोई पूछता है कि भाई परमाणु उदासीन क्यों होते हैं, आपसे कोई पूछता है कि परमाणु उदासीन होते हैं क्यों, तो आप बताइए कि परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या तथा प्रोटॉन की संख्या समान होती है, यानी कि धन आवेश की संख्या और ऋण आवेश की संख्या बराबर होती है। नहीं तो जितना धन आवेश उतना ऋण आवेश अगर उपस्थित रहेगा तो दोनों एक दूसरे के प्रभाव को खत्म कर देंगे और परमाणु क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। ठीक, तो ये बात हम लोग बोल सकते हैं। तो ये परमाणु उदासीन क्यों होते हैं वो बताया गया। यहाँ आइए, अब परमाणु के अंदर हम लोग को ये पता चला कि परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। तो कुछ बेसिक बातें हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बारे में जो आप 9th में पढ़ते हैं, उसको मैंने यहाँ पर लिख दिया है। उन बातों को भी आपको याद कर लेना होगा। जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो उनके बारे में कुछ बेसिक बातें, जैसे इलेक्ट्रॉन का खोजकर्ता, कोई पूछता है कि भाई इलेक्ट्रॉन का खोजकर्ता कौन है, तो इलेक्ट्रॉन का खोजकर्ता कौन है, जे थॉमसन। प्रोटॉन का खोजकर्ता कौन है, ई गोल्डस्टीन। और न्यूट्रॉन का खोजकर्ता कौन है, जेम्स चैडविक। तो ये हमको याद कर लेना है, सिंपल सी बात है। फिर बारी आती है आवेश की, ध्यान रखना है। तो इलेक्ट्रॉन जो होता है उस पर आवेश क्या होता है, तो सभी जानते हैं कि ऋण आवेश होता है। प्रोटॉन पर धन आवेश होता है और न्यूट्रॉन उदासीन होता है। तो ये बात भी हम लोग को याद रखना है कि भाई प्रोटॉन जो होता है वो धन आवेशित होता है, इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होता है और न्यूट्रॉन जो है वो उदासीन होता है। ठीक है, फिर यहां देखा जाए तो निरपेक्ष आवेश लिखा हुआ है। तो निरपेक्ष आवेश का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन का ओरिजिनल आवेश, इलेक्ट्रॉन का ओरिजिनल आवेश जो है वो कितना होता है। तो इलेक्ट्रॉन का ओरिजिनल आवेश अगर देखा जाए तो वो होता है हम लोग का -1.6 गुना 10 का पावर -19 कूलम। यहाँ सी का मतलब क्या है, कूलम। सी का मतलब क्या है, कूलम। कूलम आवेश का इकाई है। कूलम क्या चीज का इकाई है, आवेश का इकाई है, जिसको सी से दर्शाते हैं। तो हम लोग को ध्यान रखना है, कोई पूछता है कि भाई इलेक्ट्रॉन का निरपेक्ष आवेश कितना होगा, तो -1.6 गुना 10 का पावर -19 कूलम, पहले से भी आप जानते होंगे। कोई पूछता है कि प्रोटॉन का आवेश कितना होगा, तो +1.6 गुना 10 का पावर -19 कूलम। और न्यूट्रॉन का आवेश क्या होगा, 0, क्योंकि न्यूट्रॉन तो उदासीन होता है, तो उस पर क्या होगा, 0 होगा। अब चलो, निरपेक्ष आवेश के बाद आती है बारी सापेक्ष आवेश की। तो सापेक्ष आवेश का मतलब होता है तुलनात्मक आवेश। तुलनात्मक यानी किसी की तुलना में आवेश निकाला जाए। नहीं तो यहां पर देखा जाए तो निरपेक्ष आवेश हो गया वास्तविक आवेश, और सापेक्ष आवेश यानी कि तुलनात्मक आवेश, किसी की तुलना में निकालना। तो उसका वैल्यू भी आपको याद कर लेना है। इलेक्ट्रॉन का कोई पूछता है सापेक्ष आवेश, तो सिर्फ -1, ध्यान रखना है। सापेक्ष आवेश का कोई यहाँ कूलम नहीं लिखा हुआ है, सापेक्ष आवेश का कोई भी इकाई नहीं होता है, ध्यान रखना है। ठीक, तो कोई पूछता है इलेक्ट्रॉन का सापेक्ष आवेश कितना, -1। प्रोटॉन का सापेक्ष आवेश कितना, +1। कोई यूनिट नहीं है भाई, कोई इकाई नहीं। और न्यूट्रॉन का जो निरपेक्ष आवेश वही सापेक्ष आवेश, क्योंकि वो तो उदासीन होता है, तो वहां पे क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, फिर हम लोग को आता है इसमें निरपेक्ष भार। तो जब भी निरपेक्ष वर्ड आता है तो निरपेक्ष का मतलब क्या होता है, वास्तविक भार। यानी एक इलेक्ट्रॉन का वास्तविक भार कितना होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन का वास्तविक भार होता है 9.1 गुना 10 का पावर -31 kg। ये हम लोग को ध्यान रखना है। ठीक है, प्रोटॉन का हम लोग याद करें तो 1.672 गुना 10 का पावर -27 kg। और न्यूट्रॉन का याद रखें तो 1.676 गुना 10 का पावर -27 kg। ये हम लोग को ध्यान रखना है। सेम एज सापेक्ष भार को बात करें तो सापेक्ष भार, इलेक्ट्रॉन का सापेक्ष भार जो होता है वो 0 होता है, प्रोटॉन का सापेक्ष भार 1 होता है और न्यूट्रॉन का सापेक्ष भार क्या आता है, 1 आता है। ध्यान रखना है। तो ये सभी बातें जो हैं हम लोगों को याद करनी है, ध्यान रखना है। ये सभी बातें यानी निरपेक्ष आवेश, सापेक्ष आवेश, निरपेक्ष भार और सापेक्ष भार, ये हम लोग को याद कर लेना है, क्योंकि इनका यूज हम लोग को आगे आएगा। ध्यान रखना है, इनका यूज जो है वो हम लोग को आगे आएगा, इसलिए इन सभी पॉइंट्स को हम लोग क्या करेंगे, याद कर लेंगे। ध्यान रखना है। तो वही सब हम लोग को यहाँ से बताया गया है। अब जैसे निरपेक्ष भार की बात करते हैं, वास्तविक भार की, तो वास्तविक भार में आप देखोगे तो यहाँ पर आपको दिया हुआ इलेक्ट्रॉन, यहाँ दिया है प्रोटॉन और यहाँ दिया है न्यूट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में सबसे भारी कौन है, तो न्यूट्रॉन। देख लो 1.676 गुना 10 का पावर -27 kg। नहीं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का भार लगभग समान होता है, बस थोड़ा सा का डिफरेंस है। देखो भाई, यहाँ 1.672 है और यहाँ 1.676 है, बस थोड़ा सा का डिफरेंस होता है। इसलिए न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के मास को लगभग समान माना जाता है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के मास को लगभग क्या माना जाता है, समान माना जाता है। तो ये हम लोग को ध्यान रखना है। ठीक, तो मैंने आपको बताया एटम के बारे में कि एटम उदासीन क्यों होते हैं, तो आप समझ गए होंगे, क्योंकि एटम में प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, समान होती है, इसलिए परमाणु उदासीन होते हैं। फिर हम लोग को देखना था इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बारे में कुछ बातें थी, जिसमें आपको खोजकर्ता, आवेश, निरपेक्ष आवेश, सापेक्ष आवेश, निरपेक्ष भार, सापेक्ष भार, ये आपको याद कर लेना है, क्योंकि इनका यूज हम लोग को आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सॉरी, चलिए यहां से हम देखें अगर
तो हम लोगों का अगला पॉइंट इसमें आता है परमाणु संख्या। अगला पॉइंट हम लोग को यहाँ लिखा हुआ है परमाणु संख्या। तो परमाणु संख्या को जेड से दर्शाते हैं। परमाणु संख्या को दर्शाते हैं जेड से, ध्यान रखना है, परमाणु संख्या को जेड से दर्शाते हैं। अब यहाँ लिखा है परमाणु संख्या, देखा जाए तो परमाणु संख्या बराबर होता है प्रोटॉन्स की संख्या। परमाणु संख्या बराबर होता है इलेक्ट्रॉन्स की संख्या जब परमाणु उदासीन हो। सही बात है भाई, जब परमाणु उदासीन होते हैं तो प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, समान होती है। तो परमाणु संख्या अगर हमको बताना है तो परमाणु संख्या बराबर होगा किसी भी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या के बराबर। ठीक है, यह परमाणु संख्या बराबर होगा इलेक्ट्रॉन की संख्या के। इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर कब होगा, जब परमाणु उदासीन होगा, ध्यान रखना है। तो ये बताने का सेंस क्या है, ये बताने का मतलब ये है कि अभी सबसे पहले आप याद कीजिए, सबसे पहले हम लोग क्या याद कर रहे थे, सबसे पहले आपको परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान लिखा गया था। सबसे पहला पेज में परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान आपको लिखा गया था। अब परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान अगर आप याद कर लिए हैं, परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान आप मान लो याद कर लिए हैं, किसी परमाणु का आप परमाणु संख्या याद कर लिए, तो अगर आप परमाणु संख्या याद कर लिए तो आपको प्रोटॉन की संख्या भी याद हो गई और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी याद हो गई। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो हम लोग यहां पर लिखते हैं, हम यहां लिख रहे हैं सोडियम। अब सोडियम का कोई याद कर लिया कि भाई सोडियम का परमाणु संख्या, जेड का मतलब परमाणु संख्या 11 होता है। तो अगर परमाणु संख्या आपको याद है तो इसमें प्रोटॉन की संख्या भी 11 होगी और इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी होगी भाई, 11 होगी। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपको दिया गया Fe, आप याद कर गए कि Fe का जो परमाणु संख्या है जेड वो हम लोग का है 26। तो अगर इसका परमाणु संख्या 26 है तो इसमें प्रोटॉन की संख्या भी 26 होगी और इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी होगी भाई, तो 26 होगी। ध्यान रखना है, यानी मेरे कहने का सेंस है कि आपको परमाणु संख्या तो याद करना ही है, और अगर आप परमाणु संख्या याद कर लेते हैं तो उससे आपको क्या याद हो जाएगा, प्रोटॉन की संख्या भी याद हो जाएगी और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी याद हो जाएगी। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो हम लोग को दे दिया स्कैंडियम, परमाणु संख्या से कितना होता है 21। तो अगर इसका परमाणु संख्या 21 है तो इसमें कोई पूछेगा कि प्रोटॉन कितना, तो प्रोटॉन भी 21 होगा और इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा भाई, तो 21 होगा। वही बात हम लोग को यहाँ से बताया गया, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। यहाँ आ जाओ, तो किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बतानी होगी तो उसके लिए क्या हमको याद करना पड़ेगा, परमाणु संख्या। परमाणु संख्या याद कर लेंगे तो हमको प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या निकल जाएगी। ठीक, अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं। यहां लिखा हुआ है परमाणु द्रव्यमान यानी कि ए। परमाणु द्रव्यमान को ए से दर्शाते हैं, परमाणु द्रव्यमान को ए से दर्शाते हैं। अब यहां लिखा हुआ है परमाणु द्रव्यमान ए बराबर प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। नहीं, यानी किसी भी परमाणु का अगर हमको द्रव्यमान निकालना है तो हमको क्या करना है, प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या को जोड़ देना है। प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या को क्या करना है भाई, जोड़ देना है। तो हम लोग क्या निकल जाएगा, परमाणु द्रव्यमान निकल जाएगा। चलो, यानी परमाणु द्रव्यमान का मतलब ए बराबर हो गया P प्लस N के। परमाणु द्रव्यमान बराबर प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या लिख सकते हैं। चलो, तो यहां से अगर हमको न्यूट्रॉन का संख्या निकालना है तो न्यूट्रॉन का संख्या निकालने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, तो न्यूट्रॉन का संख्या निकालने के लिए ए को यहीं रहने देंगे और पी को इधर भेज देंगे, तो आ गया ए माइनस पी। ठीक है, बराबर ए को यहां पर उतार दिए और प्रोटॉन की जो संख्या होती है ये तो बराबर किसके होती है भाई, प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है किसके, जेड के। प्रोटॉन की संख्या जेड के बराबर होती है। तो यहां पर जो हम लोग पी लिखे हैं उस पी के जगह पर हम यहां जेड लिख सकते हैं, ध्यान रखना है। यानी कि अगर किसी भी परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या आपको निकालनी है तो न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए भाई आपको क्या करना पड़ेगा, तो परमाणु द्रव्यमान में से परमाणु संख्या घटा लेंगे, क्योंकि ए का मतलब क्या है, ए का मतलब आपका है परमाणु द्रव्यमान और जेड का मतलब क्या है, परमाणु संख्या। तो परमाणु द्रव्यमान में से परमाणु संख्या घटा लीजिएगा, परमाणु द्रव्यमान में से परमाणु संख्या घटा लीजिएगा तो आपको क्या निकल जाएगा, न्यूट्रॉन की संख्या जो है वो आसानी से आपको निकल जाएगी। तो यहां से आप न्यूट्रॉन की संख्या आसानी से निकाल सकते हैं, ध्यान रखना है। चलो, जैसे हम लोग कुछ एग्जांपल करके देख लेते हैं, देख लो, देखा जाए। जैसे मान लो आप Fe के बारे में बात करते हो, Fe। अब Fe का परमाणु संख्या मान लो कि आप याद किए हैं 26 और इसका परमाणु द्रव्यमान A ये भी आप याद किए हैं कितना, तो 56। तो परमाणु संख्या याद है आपको और परमाणु द्रव्यमान आपको याद है। अब परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान अगर आपको याद है तो यहां से आप चाहें तो न्यूट्रॉन का संख्या निकाल सकते हैं। न्यूट्रॉन बराबर N मतलब न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन बराबर क्या फॉर्मूला बताया गया, A माइनस जेड। तो यहां से A का मतलब कितना है 56 और माइनस जेड का मतलब कितना है 26, तो बराबर क्या आ जाएगा 30।
तो यहां से आप देखा जाए तो न्यूट्रॉन का संख्या निकाल लेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए हम सोडियम लेते हैं, नहीं, अब सोडियम का कोई बोलता है कि भाई इसमें आप इलेक्ट्रॉन बताइए कितना होगा, इसमें प्रोटॉन बताइए कितना होगा, और इसमें आप न्यूट्रॉन बताइए कि न्यूट्रॉन कितना होगा। तो इसके लिए सोडियम का हमको क्या याद चाहिए, परमाणु संख्या। तो सोडियम का परमाणु संख्या याद किए 11 होता है। सोडियम का परमाणु द्रव्यमान याद चाहिए जो कि कितना होता है, 23 होता है। नहीं, अब हमको इससे निकालना है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है ये तो परमाणु संख्या के बराबर होता है, तो इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 11, प्रोटॉन भी कितना होगा, 11, और न्यूट्रॉन निकालना है तो परमाणु द्रव्यमान में से परमाणु संख्या घटा लेंगे, यानी क्या करेंगे 23 माइनस 11 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 12। तो ये हम लोग को निकल जाएगा आसानी से। बताओ, तो कोई भी परमाणु अगर दिया रहेगा तो उस परमाणु में हम लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का संख्या निकाल सकते हैं। कब निकाल सकते हैं, जब हमको परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान याद रहेगा तब ध्यान रखना है। तो परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर इनको याद कर लेंगे, ध्यान रखना है। ठीक, अब अगले पॉइंट पर हम लोग आते हैं। चलो यहां से हम लोग आ जाएं तो यहां से हम लोग को लिखा हुआ है अणु। अगला पॉइंट यहां लिखा हुआ है अणु यानी कि मॉलिक्यूल। ठीक है, तो मॉलिक्यूल किसे कहते हैं, मॉलिक्यूल किसे कहते हैं, तो हम लोग को बताया गया कि मॉलिक्यूल जो होता है वो कैसे बनता है। तो जब दो या दो से ज्यादा परमाणु आपस में मिलकर जब किसी नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उस नए पदार्थ को ही क्या कहते हैं, अणु कहते हैं। फिर से बोल रहे हैं, दो या दो से ज्यादा परमाणु आपस में मिलकर जब किसी नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उस नए पदार्थ को ही हम लोग क्या कहते हैं, अणु कहते हैं। ध्यान रखना है। तो यहां पर वही हम लोग को लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं यहां पे आपको लिखा हुआ है, हम लोग देख सकते हैं यहां लिखा हुआ है आपको कि दो या दो से ज्यादा परमाणु जब आपस में मिलकर किसी नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उस नए पदार्थ को ही अणु कहते हैं। ध्यान रखना है। जैसे आप एग्जाम्पल देख सकते हो, देखो अणु के लिए जैसे हम मान लो लेते हैं यहां पर सोडियम, यहां पर हम लेते हैं क्लोरीन। ठीक है, तो सोडियम और क्लोरीन आप ले लिए, देखो तो यहां से हम ले लिए सोडियम और आपका आ गया क्लोरीन। अब सोडियम और क्लोरीन आ गया तो सोडियम और क्लोरीन मिलके क्या बनाते हैं भाई, तो ये बनाते हैं आपके NaCl। इनका क्या बनता है आपका NaCl। तो ये जो सोडियम आप लिखे ये आपका क्या है, परमाणु, ये हो गया आपका परमाणु, ये भी आपका क्या हो गया, तो ये भी आपका हो गया परमाणु। ध्यान रखना है। और NaCl जो बना तो NaCl आपका क्या बना, अणु। ध्यान रखना है। ठीक है, तो आप जानते हैं कि सोडियम जो है परमाणु यानी क्या है, ये धातु, सब लोग जानते हैं भाई कि धातु है। क्लोरीन क्या है, तो अधातु है, ये आपका अधातु है। ध्यान रखना है। और NaCl जो आपका अणु बना तो ये आपका क्या है, नमक है, जिसको आप लवण भी कहते हैं। तो आपका नमक यहां से बन गया। तो ये जो पदार्थ बना ये एक नया पदार्थ बना, तो यही जो नया पदार्थ बना इसी नए पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं, अणु कहते हैं। ध्यान रखना है। तो अणु क्या है भाई, तो दो या दो से ज्यादा परमाणु जब आपस में मिलते हैं तो जो एक नया पदार्थ बनता है उस नए पदार्थ को ही हम लोग क्या कहते हैं, अणु कहते हैं। वही मैंने यहां बताया। चलो अब यहां से देखा जाए तो अगला पॉइंट हम लोग को आया है कि भाई परमाणु में तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकाल दिए। अब परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कैसे निकाले, तो परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकालने के लिए परमाणु संख्या याद चाहिए और परमाणु द्रव्यमान याद चाहिए। परमाणु संख्या के बराबर होता है इलेक्ट्रॉन का संख्या, प्रोटॉन का संख्या। और न्यूट्रॉन निकालने के लिए परमाणु द्रव्यमान में से परमाणु संख्या घटा लेते हैं तो हमारा क्या निकल जाता है, न्यूट्रॉन का संख्या निकल जाता है। अब बारी आता है कि अणु अगर कोई दिया हुआ है, परमाणु का तो बात खत्म, अब अणु का बात करें तो अणु में इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का संख्या निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो बड़ा आसान सा तरीका है। नहीं, अणु में भी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का संख्या निकालने के लिए हम लोगों को याद होना चाहिए परमाणु संख्या, तभी हम निकाल पाएंगे। देखो तो जैसे मान लो हम लोग को यहां से दे दिया एग्जांपल के लिए आपको CaCO3 ये दे दिया गया। अब CaCO3 अगर दे दिया गया तो CaCO3 में यहां पर बोल दिया कि CaCO3 में इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्या ज्ञात करें, दे दिया। तो हमको क्या करना है, ये हम लोग का एक क्वेश्चन हुआ। हम लोग को अगर इसका आंसर बनाना है तो हम लोग क्या करना है, आप CaCO3 लिख दो भाई, लिख दिए। अब कैल्शियम का परमाणु संख्या कितना होता है, तो कैल्शियम का परमाणु संख्या 20, तो 20 लिख दीजिए। प्लस कार्बन का परमाणु संख्या कितना, 6,
प्लस इसका परमाणु संख्या 8, तो 8 का कितना हो जाएगा 24। तो यहां से हम लोग जोड़ेंगे इसको, तो 24 6 30 और 20 कितना आ जाएगा 50। तो यही जो आ जाएगा वो क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। यानी सभी परमाणु संख्याओं को आप जोड़ दीजिए तो आपको आ गया 50 इलेक्ट्रॉन। और जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतने क्या होगा प्रोटॉन। तो यहाँ प्रोटॉन भी कितना होगा भाई 50 प्रोटॉन, ध्यान रखना है। तो इस तरह से आप CaCO3 में आप इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का संख्या निकाल सकते हैं। नहीं सेम दूसरा एग्जाम्पल देखें, जैसे हम लोग को दे दिया है से मान लो H2SO4 ये दे दिया कोई अणु। अब इसमें बोलता है कि भाई इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का संख्या निकालना है। तो परमाणु संख्या, जैसे ही कोई बोले इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का संख्या निकालना है तो हमको क्या करना है, हमको परमाणु संख्या जोड़ देना है। चलो हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है भाई, तो 1। तो 2 गो हाइड्रोजन है तो परमाणु संख्या कितना होगा 2, प्लस सल्फर 1 है तो सल्फर का परमाणु संख्या 16, प्लस इसका होता है 8 और 4 गो है तो और चौका 32। तो यहां से जोड़ देंगे तो यहां भी कितना आ गया 50 इलेक्ट्रॉन हम लोग को आ जाएगा। तो ये 50 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। प्रोटॉन भी कोई पूछता है तो कितना हो जाएगा 50 आपका प्रोटॉन हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग को दे दिया, मान लो H2O दे दिया, H2O जिसको आप पानी कहते हैं जल। अब इसमें कोई कहता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन निकालना है, तो फिर इसका वही परमाणु संख्या जोड़ो, कितना हो जाएगा इसका 2 और इसका कितना हो जाएगा 8। नहीं तो 8 और 2 कितना आएगा भाई 10 इलेक्ट्रॉन। तो जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही प्रोटॉन होगा, तो 10 प्रोटॉन हम लोग बोलेंगे। बोलिए इसमें दिक्कत है नहीं, तो इसमें आपको दिक्कत नहीं होगा, ध्यान रखना है। बहुत ही आसान सा चीज है। परमाणु संख्या याद है तो सबके परमाणु संख्याओं का जोगफल जो होगा वही अणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का संख्या हम लोग को बता देगा। ठीक, तो ये आप समझ गए होंगे। अगले पॉइंट पे हम लोग आते हैं। देखा जाए अगला पॉइंट यहां लिखा हुआ है आणविक द्रव्यमान। आणविक द्रव्यमान का मतलब होता है मॉलिक्यूलर मास। अगर हम लोगों को आणविक द्रव्यमान यानी कि मॉलिक्यूलर मास निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो ये भी बड़ा सिंपल सा तरीका है। जैसे अणु में इलेक्ट्रॉन निकालना था और अणु में प्रोटॉन निकालना था, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन निकालने के लिए आप क्या किए, परमाणु संख्याओं को जोड़ते हैं। वैसा ही अगर अणु का द्रव्यमान निकालना है तो सभी के परमाणु द्रव्यमान को जोड़ देंगे, निकल जाएगा। जैसे एग्जांपल हम लोग बना के देखते हैं। जैसे देखो आपको दिया गया CaCO3, नहीं अब CaCO3 का कोई बोल दिया कि भाई आणविक द्रव्यमान बताएं। कोई बोल दिया आपको कि इसका आणविक द्रव्यमान बताएं, ध्यान रखना है। तो CaCO3 का अगर आणविक द्रव्यमान हम लोग को बताना है तो हम लोग बता सकते हैं। देखो तो हम लोग यहां से क्या करेंगे, CaCO3 को लिख दिए भाई CaCO3। कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, तो 40। कार्बन का कितना होता है, तो 12। ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का 16, तो 3 गो है तो 16 तिया 48। नहीं सबको जोड़ देंगे कितना आ जाएगा भाई 100। भार का इकाई क्या लेना है AMU, ध्यान रखना है। तो CaCO3 का आणविक द्रव्यमान कोई पूछता है तो क्या करना है, सबके परमाणु द्रव्यमानों को जोड़ दो, आपका आणविक द्रव्यमान जो है वो निकल जाएगा। ठीक, जैसे मान लो हम लोग को दे दिया यहां से H2SO4 को दे दिया, H2SO4 का हम लोग को आणविक द्रव्यमान निकालना है, ध्यान रखना है। तो क्या करेंगे, यहां से आणविक द्रव्यमान निकालना है तो हाइड्रोजन का भार कितना होता है 1, तो 2 हाइड्रोजन का भार कितना होगा 2। सल्फर का भार कितना होगा, तो 32। नहीं ध्यान रखना है। ऑक्सीजन का 16, तो 16 चौका 64। अब इन सबको जब जोड़ेंगे तो जोड़ने पर हम लोग का आ जाता है 98 AMU, ये हम लोग का आ जाएगा, ध्यान रखना है। तो H2SO4 जिसको आप सल्फ्यूरिक एसिड भी कहते हैं, आप इसको क्या कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। CaCO3 को हम लोग क्या कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, ध्यान रखना है। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं, ध्यान रखना है। जैसे मान लो आपको ग्लूकोज का कोई दे दिया, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है C6H12O6। अब इसका मान लो हमको भार निकालना है, नहीं तो निकाल सकते हैं। एक कार्बन का भार जो है वो 12 होता है, तो 6 कार्बन है तो 12 6 72, प्लस एक हाइड्रोजन का भार 1, तो 12 हाइड्रोजन का भार 12, प्लस एक ऑक्सीजन का भार 16, तो 16 6 96। अब इसको करेंगे तो ये कितना आएगा हम लोग का 180 AMU आ जाएगा। आप जोड़ के देख लीजिएगा, सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 180। तो ये आपका क्या है ग्लूकोज है, इसको हम लोग क्या कहते हैं भाई, तो ये आपका ग्लूकोज है, ध्यान रखना है। जैसे चीनी का ही ले लीजिए, तो चीनी का फॉर्मूला C12H22O11, ये आपका शुगर है जिसको आप चीनी कहते हैं। नहीं अब इसका देखना है तो एक कार्बन का भार कितना होता है 12, तो यहाँ 12 गुना 12 करेंगे तो कितना आएगा 144, प्लस एक हाइड्रोजन का भार 1 होता है तो 22 गो का 22, प्लस एक ऑक्सीजन का भार 16, तो 16 गुना 11 कीजिएगा तो 176, बराबर इसको कीजिएगा तो ये आ जाएगा 342 AMU।
तो इस तरह से हम लोग को देखा जाए तो इस तरह से हम लोग आणविक द्रव्यमान भी निकाल सकते हैं। तो ये हम लोग को ध्यान में रखना होगा, ठीक है। तो बड़ा ही सिंपल है आणविक द्रव्यमान निकालना। अब अगला पॉइंट हम लोग को देखा जाए तो हम लोग को ये समझना है कि हम लोग अणु में इलेक्ट्रॉन निकालना सीख गए, प्रोटॉन निकालना सीख गए, नहीं, लेकिन अणु में न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे? नहीं, तो अणु में न्यूट्रॉन निकालने के लिए हमको अणु का पहले द्रव्यमान पता होना चाहिए, इसीलिए मैंने पहले द्रव्यमान पढ़ाया। अब हम लोग को देखना है अणुओं में इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसे निकालेंगे, अणुओं में सॉरी न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालेंगे, तो वो हम लोग देखते हैं। चलो यहां से आ जाए, हम लोग को यहाँ पे देखना है अणुओं में इलेक्ट्रॉन की संख्या। यहां से हम लोग देखें अगर तो हम लोग को देखना है अणुओं में, सॉरी इलेक्ट्रॉन बार बार बोल रहे हैं, अणुओं में न्यूट्रॉन की संख्या, अणुओं में अणुओं में न्यूट्रॉन्स की संख्या हमको निकालनी है। तो न्यूट्रॉन्स की संख्या भाई कैसे निकालेंगे वो हम लोग को समझना जरूरी है। देखो तो न्यूट्रॉन की संख्या अगर निकालना है, यहां पर देखें हम लोग तो हम लोग बोल रहे हैं कि अणु में न्यूट्रॉन्स, अणु में न्यूट्रॉन्स की संख्या। तो अगर अणु में न्यूट्रॉन्स की संख्या निकालनी है तो न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए आपको क्या करना है, तो आणविक द्रव्यमान माइनस आणविक द्रव्यमान माइनस प्रोटॉन की संख्या, माइनस प्रोटॉन्स की संख्या, ध्यान रखना है, ठीक है। चलो जैसे हम एग्जांपल देखते हैं, देखा जाए जैसे मान लो आपको H2SO4 दिया गया, तो अगर H2SO4 में कोई बोल दिया कि H2SO4 में न्यूट्रॉन्स निकालना है, H2SO4 में न्यूट्रॉन्स की संख्या निकालें, यही क्वेश्चन है। तो न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए सबसे पहले आणविक द्रव्यमान निकालना पड़ेगा। चलो तो हम सबसे पहले यहां पे निकालते H2SO4 का भार पहले निकालते, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, भार निकाले। चलो तो हाइड्रोजन का भार कितना होता है 1, तो 2 हाइड्रोजन का भार कितना 2, प्लस सल्फर का भार कितना 32, प्लस ऑक्सीजन का भार 16 चौका 64। ये ध्यान रखना, ये सब याद ना चाहिए आपको, इसीलिए मैंने फर्स्ट पेज में आपको वो पढ़ाया था, नहीं परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान। तो ये भार कितना आ गया 98। अब H2SO4 में प्रोटॉन का संख्या निकालना है, H2SO4 में प्रोटॉन्स का संख्या, H2SO4 में प्रोटॉन्स कितने होंगे, तो प्रोटॉन्स निकालने के लिए परमाणु संख्या जोड़ना है। चलो तो परमाणु संख्या हाइड्रोजन का 1, तो 2 हाइड्रोजन है तो 2, प्लस सल्फर का परमाणु संख्या 16, प्लस ऑक्सीजन का 8, तो 4 का 32, जोड़ दिए आ गया 50 इलेक्ट्रॉन। तो हमको H2SO4 का भार भी निकल गया और प्रोटॉन का संख्या भी निकल गया। तो अब हम H2SO4 में न्यूट्रॉन निकाल सकते हैं, H2SO4 में न्यूट्रॉन्स हमको निकालना है। तो H2SO4 में न्यूट्रॉन्स बराबर आपका क्या हो जाएगा, तो हमको करना होगा 98 और माइनस 50 करेंगे तो हम लोग को आ जाएगा 48 न्यूट्रॉन्स। तो इस तरह से आप न्यूट्रॉन निकाल सकते हो, ध्यान रखना है। जैसे मान लो कोई और एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे मान लो हम लोग को H2O ही दिया गया और H2O में कोई कह दिया कि H2O में न्यूट्रॉन निकाले, N का मतलब क्या है भाई, तो न्यूट्रॉन निकाले, कोई दे दिया। तो हम लोग क्या करना है, पहले H2O का भार निकालना पड़ेगा। तो अगर इसका भार निकालेंगे तो हो जाएगा 2 प्लस 16, 16 और 2 कितना होगा 18। अब इसमें प्रोटॉन का संख्या निकालेंगे तो इसका 2 और इसका 8, 8 और 2 10। अब हमको क्या करना है, इसमें से इसको घटा देना है। तो हमको न्यूट्रॉन का संख्या निकालेंगे तो 18 में से 10 जाएगा 8, तो न्यूट्रॉन हमको कितना आ जाएगा 8। तो यहाँ से हम लोग न्यूट्रॉन का संख्या भी निकाल सकते हैं। तो बड़ा आसान है। हम लोग अगर परमाणु संख्या, जो फर्स्ट पेज में मैंने आपको पढ़ाया था कि आपको परमाणु संख्या याद होना चाहिए, परमाणु द्रव्यमान याद होना चाहिए, तो आप किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकाल पाइएगा। दूसरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया कि अणु में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन भी आपको निकालने आना चाहिए, वो मैंने बता दिया। तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, अगले क्लास में फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान जरूर याद कर लेंगे, जरूर ध्यान रखना, क्योंकि उसके बिना आप आगे नहीं बढ़ पाइएगा, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।